मुझे इतना एग्रेशन होने लगा था कि मैं मतलब रात को वॉक कर रहा हूँ, बाहर सब सो रहे हैं, मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं आसमान को देख रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं क्या ही कर दूँ, दुनिया में आग लगा दूँ, मैं ये दरवाजे तोड़ दूँ। इसके पीछे एक डीमन खड़ा हुआ है, जिन्नात है, लाल रंग का है और बहुत मस्कुलर है, पावरफुल है। मैंने कहा अब ये आने चाहिए हमारे अंडर में। उनके साथ में एक तांत्रिक एंटिटी दिखी। कुछ एंटिटीज गंदी होती हैं, अपवित्रता की एनर्जी से खुद को बचाती हैं। ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा इनके साथ में। इनकी जैसे एनर्जी बॉडी उसके सामने जाके खड़ी हो गई है। एक लेफ्ट में वो हाइब्रिड है, वो इंसान और जानवर जैसा है। एक राइट साइड में बैठा हुआ है, वो ब्रह्म राक्षस है। जब भी हम मिले आपने हमेशा एक चीज़ हाईलाइट की कि आपको और आपकी टीम को मेरे साथ कुछ दिखता है। भाई क्या दिखता है? आपको फर्स्ट टाइम जब मिले थे तो नेहा ने ये चीज़ मुझे पॉइंट आउट करी थी कि अक्षय जी के साथ में भी एक। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत, प्रेत, कच्चे कलवे, ब्रह्म राक्षस। और आज हम बात करने वाले हैं एंजल्स के बारे में, फॉलन एंजल्स, हायर एंजल्स, और इन सब टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं दिव्यांशु भाई, और पहले भी इनके पॉडकास्ट पे जिस जज्बे से इन्होंने रियल इंसिडेंट बताए, जो केसेस ये सॉल्व करते आए हैं, जो चीज़ें इनके पास हैं, जो पावर्स इनके पास हैं, अब तो पूरी साइकिक की इन्होंने टीम बना ली है। और कैसे अब इनके ऊपर जो है अटैक होते हैं, कैसे ये डिफेंड करते हैं, और कैसे चीज़ों को जो है किसी के ऊपर से हटाते हैं, कैसे क्रियाएं होती हैं, कैसे अजीब अजीब से केसेस आते हैं और फिर उनके अजीब अजीब से सॉल्यूशंस होते हैं, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। बहुत ही ज़्यादा खौफनाक चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और मेरी एक्सपेक्टेशन हमेशा भाई से बहुत हाई होती है, तो मैंने पहले ही प्रेशर बना दिया है कि आज चीज़ें उसी तरीके से होने वाली है। व्यूअर्स को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में हमेशा ये चीज़ लिखी जाती है कि भाई दिव्यांशु भाई को ज़रूर बुलाओ। तो आपकी भारी डिमांड पर हमने बुलाया दिव्यांशु भाई को, और वक्त ना ज़ाया करते हुए सीधा भाई के पास चलते हैं। भाई कैसे हैं आप? जय माता दी सभी मित्रों को। जय माता अक्षय दी। भाई जय श्री राम। जय श्री राम भाई। बहुत बहुत थैंक यू आपका दोबारा से मुझे याद करने के लिए। आपका बहुत प्यार मिला है, थैंक यू सो मच। तो भाई जनता आपको बहुत पसंद करती है, और बस जनता को बता दीजिए भाई कि इन दिनों क्या चल रहा है, कहाँ पर थे, क्या टीम, कैसे केसेस, क्या चल रहा है लाइफ में? बहुत सारे चेंजेस आए, जैसा कि पिछली बार हमने डिस्कशन किया था। अब जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आ रही है ना, उसके हिसाब से उनकी डिमांड्स चेंज होने लगी हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि पहले जिन्नातों के और मसान के केस ज़्यादा आते थे। पिछले कुछ टाइम में ब्रह्मराक्षस ज़्यादा देखने को मिलने लगे हैं। अच्छा जी। अब इंसान ऐसे तांत्रिक को ढूंढता है, वो पहले ये पूछता है उससे, आप ब्रह्मराक्षस भेज सकते हो या नहीं, क्रिया के दौरान। क्रिया के लिए। क्योंकि लोगों को ये जागरूकता हो गई है कि भाई ब्रह्मराक्षस को इजीली नहीं हटाया जा सकता, उसके पास अपनी पावर्स होती हैं और अपनी शक्तियां सिद्धियां होती हैं। तो अब मार्केट में इस समय ब्रह्मराक्षस के अटैक्स ज़्यादा हो रहे हैं। और जैसा कि लोगों के बीच में एक सही भी है, गलत नहीं कहूँगा, कि ब्रह्मराक्षस को काटा नहीं जा सकता। आप उसको मनाओगे, हाथ पैर जोड़ोगे, लेकिन हमेशा थोड़ी मानता है। तो बस ये चीज़ें चल रही हैं। हुआ क्या कि जब ऐसे केसेस आने लग गए तो फिर मैंने भी उस पर रिसर्च करनी शुरू करी कि भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं। ब्रह्म राक्षस के केस में जब फर्स्ट टाइम आया था तो पहली बार थोड़ी मुश्किल हुई समझने में। उसकी वीकनेस हमने ढूंढी, और उसकी वीकनेस का थैंक्स टू गॉड हमारे पास कहीं ना कहीं उपाय था। अभी हमारे पॉडकास्ट पे आर्यन आए थे, जो कि बता रहे थे कि एक केस में जहाँ मुस्लिम एंटिटीज में सर्जिन का थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, जहाँ पर जिन और जिन्नात के ऊपर एक कैटेगरी होती है जो हजारों जिनों और जिन्नातों पर राज करती है। समझ गया। उसको हम कहते हैं जिन्नात बादशाह। जिन्ना जो बादशाह बोला जाता है बेसिकली। एग्जैक्टली। अब होता क्या है, इन एंटिटीज के अलग अलग नाम होते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग लोग अलग अलग बोलते हैं। एग्जैक्टली। अब यूपी में आप किसी एंटिटी को कुछ और बोल रहे हो तो हो सकता है बंगाल में कुछ और बोला जाएगा, केरला में कुछ और बोला जाएगा। तो अब सारे कल्चर्स की सबको नॉलेज नहीं होती है, तो वहाँ थोड़ा नाम का डिफरेंस आ जाता है। तो जिन्नात बादशाह बिल्कुल होते हैं। होता क्या है, अगर आप चाहो तो मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब करूं। बिल्कुल। जिन्नातों की कई बस्तियां होती हैं, और अलग अलग जगह पर वो बस्तियां एक राज्य की तरह होती हैं। उसमें जनता होती है, प्रजा होती है, उस प्रजा का एक राजा होता है, इवन एक पूरी राजशाही फैमिली होती है। लेकिन इसमें भी डिपेंड करता है कि जिन्नात किस तरह के हैं, सात्विक हैं या तामसिक हैं। जो वाइट जिन्नात होते हैं उनमें राजसी जिन्नात हैं, राजसी फैमिली होती है, जैसे हमारे यहाँ राजाओं की होती थी। वो उस तरह से रूल करते हैं, अपने नियम से राज्य को चलाते हैं। वो ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, इंसानों के दखलंदाजी जीवन में नहीं करते हैं। लेकिन जो तामसिक जिन्नात होते हैं वो अक्सर तांत्रिक उनको सिद्ध करते हैं,
वो इधर उधर घूमते रहते हैं लोगों की तलाश में कि उनके लिए इजी टारगेट क्या है। अब लोगों को तो ये पता है भाई, जिन्नात अलादीन देख लिया था तो जिन्नात कुछ ना कुछ अच्छा करता है। अब उनको ये डिफरेंस नहीं पता है कि वाइट जिन्नात है या ब्लैक जिन्नात है। अभी एक केस आया था रिसेंटली, तो उसमें तामसिक जिन्नात थे, एक डिमेंशन था हमारे सामने आया था, उसमें पोजीशन निकला था एक बादशाह जिन्नात का। भाई शुरू करते हैं उसे। हुआ क्या, हमारे पास केस आया एक लड़की का, एक फ्रेंड के ही थ्रू आया था, और उसको प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अच्छे प्रोफेशन में थी लड़की, लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही थी, अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें होनी शुरू हुई कि उसको बैठे बैठे अपने नाखून तोड़ देती थी, पैर के नाखून तोड़ दिए, अपने बाल उखाड़ लिए, खुद को ऐसे दर्द पहुंचाती थी। वो कोशिश करती थी खुद को रोकने की कि भाई मैं कैसे भी करके ये ना करूं, मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन जब तक उसको ये सारी चीज़ें समझ आती थी तब तक ये चीज़ें हो जाती थी। कभी कभी ये भी होता था कि हाँ वो अपने रेजर वगैरह से या फिर ब्लेड वगैरह से खुद को चोट पहुंचा ले, लेकिन ऐसा रेयर होता था। अक्सर तो वो अपने बॉडी पार्ट्स को ही ऐसे डैमेज करती रहती थी। तो जब मेरे पास केस आया और मैंने ये चीज़ सुनी, तो एक बार को होता क्या है ना, जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो कहीं ना कहीं कनेक्ट भी हो जाते हैं उस एनर्जी से। तो जब मैं ये केस सुन रहा था, मैं उस एनर्जी से कनेक्ट हुआ और मेरी पूरी बॉडी में वाइब्रेशन है, और उसकी लड़की की हालत सोच के भी मुझे थोड़ा सा एकदम से वाइब्रेशन आया कि उस पर क्या बीत रही होगी। खैर जब केस आया तो जो मेरा एक फ्रेंड था, तो उसने बोला कि इसको आप जल्दी से जल्दी कर लो क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो रही है। खैर अब कोई पर्सनल डिमांड पे आए तो वो हमने सेशंस वगैरह लेना शुरू करा, अपनी टीम साथ में ले ली, उसको लड़की को बिठाया। अब मेरी जो साइकिक टीम थी, जब मैंने उनसे रीडिंग करने को कहा तो वो बताते इसके पीछे एक डीमन खड़ा हुआ है, जिन्नात है, लाल रंग का है, लाल रंग का। और उसकी 7 साढ़े 7 फीट के आसपास की हाइट है, और बहुत मस्कुलर है, पावरफुल है। मैंने कहा चलो ठीक है, जिन्नात विन्नात तो खैर क्या ही दिक्कत है, काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हीलिंग शुरू करी एंजल्स बुला के उस जिन्नात को वीक करने के लिए। मैंने अपनी एनर्जी उससे अटैचमेंट करी। इतने में मेरी साइकिक मीडियम बोलती है, सर ये ऐसे नहीं जाएगा। मैंने कहा क्या हो गया? तो वो बताती हैं कि ये एक्चुअली जैसे ही आपने छेड़ा है ना, इसके पीछे एक पोर्टल खुल गया है, और आप जितना इसकी एनर्जी छेड़ रहे हो ना, उतना वो पोर्टल बड़ा होता जा रहा है। तो मुझे क्या लगा, अक्सर ऐसा होता है कि कोई जब ब्लैक मैजिक करके भेजता है तो एक पोर्टल लगा देता है। पोर्टल का पर्पज़ क्या होता है? जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, शमशानी क्रिया होती है, उसमें यंत्र बनाते हैं, कपड़ा यूज़ करते हैं, कोई डीएनए की चीज़ यूज़ करते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं इंसान से। तो जो शमशान में चीज़ इस्तेमाल की है, वो एनर्जाइज होकर शमशान की एनर्जी उस पर्सन तक रेगुलर पहुंचाती रहती है, उसको डैमेज करती रहती है। इसी तरह एक पोर्टल होता है, पोर्टल कनेक्ट करता है दूसरे डायमेंशन को हमारी दुनिया से। तो मुझे ये लगा कि कोई ऐसा पहुंचा हुआ होगा, हर कोई नहीं कर पाता इस चीज़ को, जिसने ये पोर्टल इसके साथ, जिन्नात के साथ कनेक्ट कर दिया होगा, जो इसको एनर्जाइज कर रहा है। हम पोर्टल खत्म करेंगे, जिन्नात को काट देंगे। मैं अभी भी इसी गलत फहमी में, भाई दिखता हूँ नहीं, मैं तो वो हूँ, धृतराष्ट्र हूँ, अपने संजय बिठा रखे हैं। तो भाई उन्होंने बताया कि नहीं, एक्चुअली बात ये भी नहीं है, ये इसका पूरा डिमेंशन है, उसी का ही है, उसी का ही मतलब है। दुनिया ही उसकी है। एग्जैक्टली मैंने कहा इसका मतलब, तो वो बोली ये बादशाह जिन है, ओ, ये डिमेंशन इसका, ये इसका किंग है। मतलब शेर को शवा शेर मिल गया। मैंने कहा यार ये आज कुछ दिक्कत। अलग हो गया। और वो भी तामसी, पूरा लाल, खूंखार आंखें थी उसकी बिल्कुल। वो उन अब देखो, होता क्या, जब केसेस इस तरह के आते हैं ना, तो मेरी टीम बैठ के देखती है, अब ये इतना तगड़ा केस आ गया, अब ये सर क्या करेंगे, अब इसका क्या इलाज है इनके पास में। तो वो वेट करते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, क्या इसका भी हम कुछ कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशंस। तो वही उनकी बातों में लग रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब जैसे ही मैंने उसको थोड़ा बहुत एंजल से डील करवाना शुरू करा, तो उस पर फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसके डिमेंशन के जो बाकी जिन थे वो उसको एनर्जाइज कर रहे थे लगातार, तो वो वीक ही नहीं हो रहा था, कनेक्टेड था उन सबसे, एनर्जी ले रहा था। ये तो ऐसे एनर्जी लेते हैं। इतने में क्या हुआ, मुझे टीम मेंबर ने एक ने कहा, सर एक काम करो ना, इसके ऊपर थोड़ा देखो कितना पोजीशन है,
मैंने कहा बिल्कुल नहीं करनी है गलती। आ गया तो भाई ये नाखून वाखून करती है, बाल वाल अपने खींच लेती है, कुछ भी कर लेती है। अभी पता चला संभालना भी मुश्किल पड़ जाए। उसके साथ कोई था भी नहीं उस टाइम, जेन्युइनली वो अकेली थी लड़की। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा उल्टा इसको रोकना है आगे आने से। अब क्या हुआ यहाँ पर, अच्छा एक यहाँ पर चीज बता देता हूँ, अक्सर बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, तो आप आपने भी शायद कभी पूछा हो किसी हमारी साइकिक मीडियम से कि इस तरह की एनर्जीज को हम कैसे डील करते हैं फॉलन एंजल्स के थ्रू। लूसीफर है, मॉर्निंग स्टार, फॉलन एंजल है। वो दोनों तरह से काम कर सकता है, आपको गाइड भी कर सकता है, एनर्जाइज भी कर सकता है, और अंधेरे से प्रकाश की ओर भी ले जा सकता है, प्रकाश से अंधेरे की ओर भी ले जा सकता है। ये उसका काम है। एक एंटिटी का नाम है सैटनस, जिसको लोग बोलते हैं शैतान। असली शैतान वही है, बाकी सब तो पानी कम है। शैतान आप ऐसे किसी को भी बोल दो, नहीं, असली शैतान वही है सैटनस, नरक का जो राजा कहते हैं। वो लूसीफर के अंडर में काम करता है। वो कौन है? वो खुद अपने आप में एक ब्रह्म पिशाच है, ब्रह्म राक्षस है। अच्छा जी। अब हमारे सामने जो ब्रह्म पिशाच ब्रह्म राक्षस आते हैं वो कितने पुराने होंगे? 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल? तो ल्यूसीफर के टाइम से ये हजारों साल पुराना है। तो फिर हम इसको बुलाते हैं ऐसे में कि भाई अब तू आ जा। तो उसके आगे फिर कौन ही टिकने वाला है? सैटर्नस को बुलाया, फॉलन एंजल्स की पूरी टीम बुलाई, सैटर्नस से उसको कवर करवाना शुरू करा। साथ ही यूनिवर्स की हेल्प लेते हैं। यूनिवर्स की हेल्प जैसे हम लोगों को हील करने के लिए वाइट एनर्जी देने में, पॉजिटिव एनर्जी देने में करते हैं, ऐसे एक हमारा एंटी यूनिवर्स है, उसको हम नेगेटिव एनर्जी वैक्यूम करने के लिए यूज करते हैं। हम वहीं के वहीं खड़े हैं, अभी भी आधा घंटा हो चुका है ये सब चलते हुए, अभी भी नतीजा नहीं निकल रहा। अब मेरे को मेरी टीम देख रही है, अब क्या करें, ये तो कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। हमारी एक टीम मेंबर है जो डिमेंशंस में एंटर भी कर सकती है। तो मैंने कहा चलो मेरी एनर्जी लेके अब डिमेंशन में ही चलते हैं। वहां पर फिर हमने इनकी आर्मीज को कॉल करा, फॉलन एंजल्स की, कि अपनी अपनी आर्मीज बुलाओ, अब लड़ाई शुरू करो, अटैक कर दो डिमेंशन पे। अपने आप में बहुत बड़ी शक्तियां हैं वो भी। घुस गए डिमेंशन में। उनको, जिन्नातों को, मैंने कहा इनको मारना नहीं है, इनको वीक करना है। उसका रीजन बाद में बताऊंगा। अटैक करना शुरू कर दिया। काफी देर लड़ा के लिए, अप्रोक्स 25 से 30 मिनट पूरा कवर अप करने में लगा। इधर हम इसको वीक कर रहे थे। तो अब हुआ क्या कि वो जो जिन्नात डिमेंशन में थे वो तो इधर लड़ाई में इंगेज हो गए। इसको एनर्जाइज कैसे करेंगे? एनर्जाइज नहीं कर पा रहे हैं। और इधर हमने इसको अलग घेर लिया था फॉलन एंजल्स में। मतलब इनकी आर्मीज वहां लड़ रही हैं और ये यहाँ पर इसको पकड़ के वीक कर रहे हैं। एंजल्स भी साथ में लगे हुए हैं। तब ये वीक होना शुरू हुआ। बात क्या थी? रात का टाइम था, अप्रोक्स 11:30 से आगे का टाइम हो चुका था। मेरे पास 2 साइकिक मीडियम थे, मैं था, मेरा फ्रेंड था और वो लड़की थी। अब मेरे दोनों साइकिक मीडियम भी थोड़े वीक पड़ रहे हैं। उनको हैवीनेस हो रही है, उनको भी ऐसा लग रहा है कि उनकी ब्रीदिंग रुक रही है थोड़ी थोड़ी। और वो जो मेरा दोस्त है उसको वॉमिटिंग सेंसेशंस आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर फिर मैंने एक और चीज़ करी कि ये लोग मंत्र वगैरह अपने कर रहे हैं। तो एक प्रेयर होती है एंजल्स वगैरह की, बता देता हूँ, राइट्स ऑफ एक्सोर्सिज्म। तो ये क्रिश्चियनिटी की प्रेयर होती है और इसको केवल हाई प्रीस्ट कर सकते हैं, बाकियों को मना है करना, क्योंकि पोजेशन कैसा भी उसमें सामने आता है। और मैंने फिर वो करनी शुरू करी साथ में। तो अब क्या हो गया, दोनों तरफ से हो गया। मेरी टीम मंत्र कर रही है अपने अपने इष्ट देवी देवता के, मैं राइट ऑफ एक्सोर्सिज्म पढ़ रहा हूँ लाउडली, और उधर हमारे फॉलन एंजल्स भी लगे हुए हैं। मतलब सब कुछ झोंक दिया यार, जो मेरे पास था सब लगा दिया मैंने। तो मेरी साइकिक मीडियम ने एक चीज़ बोली कि ये आशिक जिन्न है, ये कहाँ से आ गया, मैं बताती हूँ। क्योंकि वो इतनी देर में अपना काम कर रही थी रीडिंग का, मैं अपना ये वाला हीलिंग का काम कर रहा था। उन्होंने उनसे पूछा कि मैम आप एक बात बताओ, आप कभी किसी ऐसी जगह पर गई थी, कोई मजार वगैरह जहाँ पर उतारा वगैरह होता हो, एक्सोर्सिज्म होता हो? तो उसने थोड़ा सोचा सोचा, बोली हाँ मैं गई थी। कोई पीर का नाम बताया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि मैं उनकी मज़ार पर एक बार गई थी। तो मेरी साइकिक मीडियम ने कहा, और वहाँ से आपने किसी को ये बोला था फैमिली मेम्बर को कि चलो देर हो रही है, या चलो अब चलते हैं, आ जाओ अब चलते हैं, ऐसा कुछ बोला था? तो बोली हाँ मैंने बोला था अपनी एक फैमिली मेम्बर को। बोली बस वहाँ पर
इसका उतारा करके रखा गया था वही आ गया। और वो साथ में वहां से आपके आ गया था। तो वो अचानक से सरप्राइज होके और लाउडली बोलती है मेरी तभी से तबीयत खराब हुई है, उसके बाद ही परेशानियां शुरू हुई हैं। यहां हमें समझ आ गया कि वो कैसे आया है। तो ये ब्लैक मैजिक नहीं था, खुद से आया था। बुलावा था। थोड़ा सा हमारे लिए यहाँ पर इजी हो जाता है, अगर खुद से आई हुई एंटिटी है तो हमारा काम उस एंटिटी को खत्म करके पूरा हो जाता है। तो यहाँ मुझे थोड़ा पता चला अब इसको इस तरह से हम डील कर सकते हैं। इसके बाद में जब उसके डिमेंशन की एंटिटीज थी काफ़ी वीक हो चुकी थी, इसके ऊपर भी मैंने जो अपनी प्रेयर्स वगैरह करी, तो मेरा जो फ्रेंड था वो दोबारा उठ कर गया। मैं समझ गया इसको फिर से वॉमिटिंग आई है। वो फिर से बंदा वॉमिट करके आया बेचारा, वो फिर बैठा, उसकी सांस उखड़ रही थी। खैर कैसे भी कंट्रोल करके, थोड़ा टाइम लग गया। जब हमने ये पूरा प्रोसेस करा चैंटिंग का, प्रेयर का, ये सब कुछ करके, वो फिर जाके नॉर्मल हो गया उस चीज़ में। जो बादशाह जिन्नात था वो काफ़ी हद तक वीक हो चुका था। एट लास्ट पहले तो हम क्या करते थे, लॉक कर देते थे, अब नहीं करते। मैंने इनको बोला अपने फॉलन एंजल्स को इसको काट दो, ख़त्म करो। तो उनका जो भी तरीका होता है, तत्वों को ही तो विभाजित करना है, उनके पास नेचर की पावर्स भी होती हैं। उन्होंने उसको वहां पे ख़त्म कर दिया। अब बचे वो डायमेंशन के जिन्नात। मैंने कहा अब ये आने चाहिए हमारे अंडर में। इनका बादशाह हमने मारा है ना, तो अब ये काम करेंगे हमारे लिए। मैंने फॉलन एंजल्स को आगे कर दिया। मैंने कहा इनसे डील करो और इनको बोलो नील डाउन करें। तो यही प्रोसेस कंप्लीट हुआ। फिर उनको मैंने आदेश दिलवाया एक बार को, मैंने कहा अब तुम मुझे अपने होने का फील करवाओ, मेरे पास आओ। तो वो जो लड़की थी इसका शायद ना, वो शी वाज शॉक्ड। उसको एक्सपेक्टेड नहीं था हम ऐसी हरकत करेंगे, हम तो हटाने आए हैं। और मेरी टीम जानती है मेरी हरकतें, उन्हें पहले से पता था मैं क्या करूँगा। अब हम जब देखते हैं तो मेरे पूरे रूम में पीछे भीड़ लगी हुई थी। सब देख रहे हैं, सारे जन, जितने भी साइकिक हीलर हैं। हाँ सब देख रहे हैं। मैंने क्रॉस चेक करवाया, 2 ही थे उस टाइम, साइकिक मीडियम में। हाँ 2 साइकिक मीडियम थे उस टाइम पे, रात का टाइम था। उन्होंने दोनों ने देखकर बताया भीड़ लगी हुई है पूरी। मैंने कहा फिर ठीक है चलो, इसका मतलब अभी हमारे आदेश मानेंगे। एक और शॉक्ड चीज़ हुई, मोमेंट आया जब हम उसमें डिमेंशन में, जब ये पूरा प्रोसेस हो गया तो मैंने अपनी साइकिक मीडियम को कहा चलो डिमेंशन चेक करते हैं अंदर क्या है। तो मेरी साइकिक मीडियम ने बताया सर डिमेंशन खराब नहीं है, सुंदर तो है, ब्लैक रोज के यहाँ पे गार्डन है, ब्लैक रोज बहुत है। इतने में मेरा दोस्त तो चल के बोलता है यार मैंने जब वो विजन देखा था ना, तो इसके यहाँ पर ईयर के पास में ब्लैक रोज ही लगा हुआ था। जिनी के मतलब उस लड़की के जब उसको डिमेंशन में देखा। जैसे हम इष्ट देवी देवता हैं वो हम उनको चुनते हैं जिनकी तरफ हमारा झुकाव होता है, लेकिन गार्जियन एंजल्स हमारे पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं हमसे जुड़े होते हैं किसी ना किसी रूप में। तो वो इस लाइफ में पूरी लाइफ टाइम वही रहते हैं और नेक्स्ट लाइफ में भी साथ में जाते हैं। तो जितना ज़्यादा एग्रेसिव नेचर किसी का होगा, जैसे हम नरसिंह भगवान की पूजा करें या वो हमारे साथ हैं, तो ऐसा भी होता है कि उस इंसान का नेचर भी एग्रेसिव होगा। बिल्कुल होता है। ओके। एक्चुअली इसका एक बहुत सीधा सा मैं आपको साइकोलॉजिकल बता देता हूँ। एक कहावत है जैसी संगत वैसी रंगत। और एक चीज़ और भी है हमारे स्क्रिप्चर्स में कहा गया है, महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, आपको बहुत जगह इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम आचरण करते हैं, जैसा हम आचरण करते हैं वैसे हम एक्शंस करते हैं, और जैसे हम एक्शंस करते हैं वैसे हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो जिन इष्ट देवी देवता के बारे में आप रेगुलर उनकी पूजा पाठ कर रहे हो, अब जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, एक आरती है आरती कुंज बिहारी की, तो ये सात्विक है, ये आपके मूड को लाइट कर देगी। अब काली माता की जय काली कंकाल मालिनी जय मंगला महाकपालिनी, एग्रेशन है वर्ड्स में। तो अगर आप उस तरह की एनर्जी से कनेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके नेचर में चीज़ उतरती ही है और फिर आपके एक्शंस में भी आती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप साधना या सिद्धि करते हो तो गुरु का होना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके ऊपर उस एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा बढ़ने लगता है तो उसको बैलेंस करने के लिए गुरु काम करता है। मेरे साथ खुद हुआ था। मैं 15 साल का था तो मैंने काली माता की पूजा करनी शुरू करी थी। गुरु थे नहीं, कोई गाइडेंस नहीं थी, और मैं बहुत मन से करता था,
लेकिन एक कमी थी, क्योंकि मैं सुबह रोज लेट सोकर उठता था और दिन में भी मेरा लगातार वही एनर्जी अटैक्स और विजन्स चलते रहते थे, तो पूरे दिन में लगभग सोता सही रहता था, रात को एक्टिव हो जाता था। तो मैं पूजा रात को ही करता था, और मेरा चाहूँ न चाहूँ वो टाइम आधी रात का ही जाकर होता था। 11:30, 12, 12:30 रेगुलर कर रहा था। एक टाइम के बाद मुझे इतना एग्रेशन होने लगा था कि मैं मतलब रात को वॉक कर रहा हूँ, बाहर सब सो रहे हैं, मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं आसमान को देख रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं क्या ही कर दूँ, दुनिया में आग लगा दूँ, मैं ये दरवाजे तोड़ दूँ। सफोकेशन हो रहा था। हाँ, अंदर इतनी एनर्जी भर गई थी। फिर कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि शायद से एनर्जी इतनी ज्यादा हो रही है माता की कि मैं हिल नहीं सकता। या तो मैं पागल ही हो जाऊंगा, या फिर कुछ और भी हो सकता है मेरे साथ। तो वहां फिर मैंने माता से क्षमा मांग के मैंने कहा, माता अब मुझसे आपकी एनर्जी झिल नहीं रही है, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने वहां पे फिर उनकी पूजा करना रोक दिया था उस टाइम पे। वो मैंने बाद में आके शुरू करी है, काफी बाद में, जब मैं एनर्जी बैलेंस करना सीख गया हूँ, तब से कोई परेशानी नहीं है। एक क्वेश्चन और, कि जैसे हम बात करते हैं एंजल्स के बारे में, डीमंस के बारे में, तो मतलब एंजल्स का व्यवहार, जैसे आपने बताया कि एक पपी होता है, उनको कुछ खाने को दिया तो वो आपको सुनते हैं या फिर आपके साथ चलते हैं, तो इस तरीके से एक तो कंपैरिजन पपीज से, और फिर एंजल्स को आप ऐसा क्या देते हो जिससे वो आपके आगे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत स्पेशल इंसान हूँ, आपका कैरेक्टर आपको डिफरेंट बनाता है बस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं, और मेरा कोई फ्रेंड ज़रूरत में है, मैंने उसको उसमें से मान लो 20 रुपए की हेल्प कर दी, ईश्वर को अच्छा लगेगा कि चलो हेल्प कर दी। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और मैंने 50 रुपए की हेल्प कर दी, तो इंटेंशन और अच्छा लगा कि यार ये दिल का और ज़्यादा साफ है। अगर मैंने मान लो 100 में से 90 की हेल्प कर दी, तो बहुत रेयर चीज़ है। 100 में से 100 की हेल्प कर दी, बहुत रेयरेस्ट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, यार मेरे दोस्त को ज़रूरत है, या फिर ये भूखा है बेचारा, इसको ज़रूरत है, मेरे पास नहीं है, मैंने उधार लेके कर दिया। भगवान वहां पे गलता है, इस पे नहीं है। लेकिन ये फिर भी दूसरों के लिए कर रहा है। मेरे पास एनर्जी वर्क करने के लिए शक्तियां नहीं थी, मैंने केवल रेकी का सेकंड लेवल करा था, और उस सेकंड लेवल से मैं शक्तियों से भिड़ गया था किसी को बचाने के लिए, और वो क्रिया मैंने अपने ऊपर ले ली थी। जहाँ किसी की जान जानी थी ना, मैंने संकल्प से वो अपने ऊपर ले ली थी। जब सबने मना कर दिया था ये लड़की कैसे भी नहीं बचेगी, मैंने कहा बचेगी कैसे नहीं, मैं बचाऊंगा इसे। वहां से गेम चेंज हो गया। आपकी सबसे ज़रूरी है इंटेंशन प्योर होने चाहिए। साधनाएं सिद्धियां ये तो आप ज़बरदस्ती कर लो, कुछ भी करके कर लो, वो अपनी जगह है, लेकिन लिमिटेड पावर मिलेगी। लेकिन जो पावर इस तरह से मिलती है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है भाई। आपके टीममेट से बात हुई, ऑफ स्क्रीन भी बात हुई, हम देखते हैं कि मौलाना है, मौलवी है, पुरोहित है, पंडित है, बहुत सारे लोग हैं, और फिर ये भी देखा जाता है कि 15 साल से बीमार है इंसान, 20 साल से बीमार है, 25 साल से परेशान है, पीढ़ियों से परेशान है, और दुनिया भर के उनके इलाज चल रहे हैं। लेकिन फिर एक चीज़ सुनने को मिलती है कि हम कनेक्ट हुए, हमने 2 घंटे में सब खत्म कर दिया। फिर एक जगह सुनने को मिलता है कि एक तांत्रिक था जो इलाज करते करते खत्म हो गया। अगेन मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आर्यन का फिर दोबारा एक बार नाम लूंगा मैं। आर्यन ने बताया कि जब मेरी बहन के ट्रीटमेंट की बात चल रही थी, तो फिरोशा कोटला के कोई एक बहुत माने जाने थे, वो भी नहीं रहे, कोई एक दादी थी वो भी नहीं रही। तो जो इतने सालों से इन सब चीज़ों में, वो इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे, और फिर अचानक से एक इंसान आता है जिनके पिताजी ज्योतिष में है, जिनके पिताजी एक बहुत आचार्य उसमें श्रेणी में है, पाठक है, और एकदम से एक इंसान वॉकआउट करता है अंडरटेकर की तरह धुआं में से, और बोलता है कि मैं एंजल्स को बुलाऊंगा, इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट करूंगा। और फिर अचानक से पता चलता है 2-2 घंटे में इलाज हो रहे हैं, 1-1 घंटे में इलाज हो रहे हैं, भ्रम राक्षस भी काटे जा रहे हैं, जिनजिन्नात बेताल सब काटे जा रहे हैं। भाई सुन के ऐसा लगता है कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है कि जो सालों से इस चीज़ पर काम कर रहे हैं वो उस चीज़ को करते करते अचानक से खत्म हो गए। या तो बताने वाला जो बता रहा था, जैसे जिनका नाम मैंने पहले लिया आर्यन का, कि उन्होंने बताया कि हमने यहाँ पे सुना कि बादशाह को काट दिया, ब्रह्म राक्षस को काट दिया, और किसी ने एक जिन से मतलब पंगा लिया और वो खुद ही खत्म हो गया। तो ये चीज कैसे, मतलब जहां पर मैं बात करता हूँ कि आपके पिताजी सनातन
और आप क्रिश्चियनिटी, पहले तो मैं चाहूंगा कि भाई पिताजी से शुरू करो कि वो अलग, आप इस फील्ड में। एक्चुअली क्या है, देखो मेरी जो फैमिली है ना, बहुत रिलीजियस फैमिली है। जी। मैं अपनी मम्मी से थोड़ा सा कभी कभी इसलिए इरिटेट हो जाता था कि जिस कमरे में मैं पड़ा रहता था विजन्स एनर्जी अटैक्स में, वहीं पूजा घर भी था, हम्म। और मम्मी आके पूजा करना शुरू करती थी। हम्म। उनका भाई मैंने नियम देखा है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैं आज तक इतना बड़ा हो गया हूँ, मैंने उनका एक दिन का गैप नहीं देखा है। हम्म। इतनी रिलीजियस। मेरे फादर, अगर आपको कभी मैं लाइब्रेरी दिखाऊं उनकी, तो सारे पुराण हैं। हम्म। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग सारे कर रखे हैं, हम्म। सारे धार्मिक स्थल वो घूम रखे हैं, महादेव के बहुत भक्त हैं वो। और हर तरह से कह सकते हैं बहुत प्रकांड इस चीज़ में विश्वास है उनका, विद्वान है इस चीज़ में। ये तो हो गया उनका। अब इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा उनके भी मन में था कि भाई ये कैसी अजीब बातें कर रहा है। अब प्रॉब्लम देखो क्या है, आप जब बात कर रहे हो कि वो मौलवी मान लो 60 साल का था या 70 या 80 साल का था, तो उस पर बहुत पावर होनी चाहिए। आप उसमें मेरी पास्ट लाइफ क्यों नहीं काउंट कर रहे हो? ये भी तो बात है। अगर मेरा ऐसे समझो, जो रिलीजन्स है ना, ये सब्जेक्ट्स की तरह हैं। आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार फिजिक्स का सब्जेक्ट केमिस्ट्री से बड़ा है, या केमिस्ट्री का सब्जेक्ट मैथ से बड़ा है। पास्ट लाइफ मेरी क्रिश्चियनिटी में थी, वो मेरा सीखने का टाइम था। मैं उस टाइम तक, मैंने अपनी जो पास्ट लाइफ देखी थी, मैं रोम में हाई प्रीस्ट था, मैं एक्सोर्सिज्म ही करता था। हम्म। वो चीज़ तब से है। वो उससे एक चीज़ और आज मैं रिवील कर रहा हूँ, मैं इस्लाम में भी था। हम्म। और इस्लाम में जब ज़रूरत पड़ती है हमें इस्लामी एनर्जीज़ की, तो काफ़ी अच्छी अच्छी जो एनर्जीज़ हैं, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा, गूगल कर ले। हाँ ये तो मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन जो इस्लामिक एनर्जीज़ भी हैं वो भी हेल्प करने आती हैं। अब मैंने एक चीज़ बताई, ये लोग तभी हेल्प कर सकते हैं जब आप रिक्वेस्ट करोगे। बहुत से लोग रिक्वेस्ट ही नहीं करते, है ना। अब ये जन्म मेरा, अब ये सनातन के लिए, जो मैंने उस समय कमाई की थी वो मेरे अभी काम आ रही है। अब इस बर्थ में मैं जो कमाई कर रहा हूँ वो आगे वाले जन्म में काम आएगी, हो सकता है इसमें भी काम आ जाए अगर ईश्वर की कृपा हो जाए तो माता काली की कृपा बहुत रही है, माता का बहुत आशीर्वाद रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि मेरे ऊपर एनर्जी अटैक्स जब होते हैं, तो मुझे बाद में पता चलता है, मैं जब अपने साइकिल को चेक करवाता हूँ, तो एनर्जी अटैक में पता चलता है माता की एनर्जी पहले साथ में खड़ी मिलती है। अब एक तरफ देखो, लोगों का प्रॉब्लम क्या है, विश्वास का। अब जब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि माता की एनर्जी खड़ी मिलती है, तो बहुत से लोगों को मिर्च लग जाएगी कि भगवान पे और कोई काम नहीं है क्या? यार तुम्हारा खुद खुद के भगवान पे विश्वास नहीं है कि वो तुम्हारे लिए आ सकते हैं? तुम मंदिरों में, चर्च में, गुरुद्वारों में और सब जगह घूमते हो उनको ढूंढने के लिए। हम्म। अगर तुम असली भक्त हो तो भगवान को बुला लो ना अपने पास, हम्म। वो आ जाएगा। लेकिन सेल्फ डाउट्स हैं कि कैसे आ जाएगा। तो प्रॉब्लम लोगों की ये है कि उनको खुद के इष्ट पर इतना भरोसा नहीं है कि भाई वो बचाने का, मतलब कई जगह कर लेंगे, कई जगह नहीं करें। अब मैं बोल रहा हूं कि माता की एनर्जी खड़ी मिलेगी, तो वो इस चीज पे बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। विश्वास से ही चमत्कार होते हैं, और कोई दूसरी चीज नहीं है। एक और क्वेश्चन जो मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जब भी हम मिले हैं आपने हमेशा एक चीज हाईलाइट की कि आपको और आपकी टीम को मेरे साथ कुछ दिखता है। भाई क्या दिखता है? ये आज तक मैंने कभी आपसे अकेले में नहीं पूछा, आज मैं कैमरे पे देखना चाहता हूँ, क्या बताते हो आपकी? अच्छे में है, बुरे में है, क्या है? एक हमारी जो नेहा साइकिक मीडियम थी, आप जानते हैं। हम्म। आपको फर्स्ट टाइम जब मिले थे, मिलकर जा रहे थे, तो नेहा ने ये चीज़ मुझे पॉइंट आउट करी थी कि अक्षय जी के साथ में भी एक एंटिटी है, डार्क है लेकिन प्रोटेक्शन में है। तो मैंने कहा डार्क है लेकिन प्रोटेक्शन में है, कौन है? तो जब उन्होंने थोड़ा और उसमें देखा, शमशान काली की एनर्जी दिखी थी। अब आपके साथ कैसे है, हम देखो, एक्चुअली क्या है, ये चीज़ तो अपने आप रैंडम नज़र में आ गई। जब तक आप हमें अलाउ नहीं करोगे, तब तक हम आपकी चीज़ों में झांकेंगे नहीं। तो उससे ज़्यादा फिर हमने आगे देखा भी नहीं। वो तो एक नज़र में जो दिख गया वो हमारा डिस्कस हो गया, लेकिन प्रोटेक्शन है आपके साथ। अब आते हैं अगले केस पे। बिल्कुल। नेक्स्ट केस, एक हमारी साइकिक मीडियम है महिमा, उनका उठाते हैं। बहुत ज़बरदस्त केस है।
हुआ क्या, आपको आप जानते ही हो, मैं जी। बताता हूँ। हमारा जो शो का शूट चल रहा था डेयर टू स्टे डेयर टू का, से। उसमें वो कंटेस्टेंट थी। जब भी कोई कंटेस्टेंट अपना टास्क कंप्लीट करके आता था तो हमारा काम क्या था कि हम उनको पहले तो ये पूछें वो ठीक है या नहीं, उनकी एनर्जी क्लींजिंग करें, और एनर्जी क्लींजिंग करने के बाद मेक श्योर करें कि उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई अटैचमेंट साथ में ना लग जाए। ठीक है, सब कुछ चल रहा था, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस थे। तभी महिमा जी गई थी। महिमा जी जब अपना टास्क कंप्लीट कर रही थी तो एक्चुअल में चीज़ें तो पूरी नहीं करी थी उन्होंने, लेकिन जब टाइम अप होने वाला था उससे पहले हमारी कुछ बातचीत हो रही थी और मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा यार ये गिर जाएंगी, हम्म। और हमने दौड़कर उनको पकड़ा था मैं भी गया था संभालने के लिए। टाइम अप होते ही, हम्म। और फिर लेकर आए थे। तो महिमा जी से जब पूछा था कि क्या हुआ था आपको, तो उन्होंने ये बोला था मैं गिरने वाली थी, अगर 1 मिनट और खिंच जाता तो मैं शायद गिर जाती। उनको लाकर बिठाया था। जब क्लींजिंग शुरू करी थी उनके सर पर मैंने हाथ रख के, जो भी प्रोसेस हम करते हैं, आंखें उनकी घूम गई थी, वो सबने देखा था। सबने देखा था, पूरी बॉडी। अच्छा हुआ क्या, इतना तो एक्सपीरियंस है कि ये समझ आ जाता है सामने वाले को देखकर कि पोजीशन किस हद तक है और किस लेवल तक है। हम्म। मैंने वहां पर इस चीज को दबा दिया था, मैंने कहा इसको अभी बस हम यहाँ पर बैलेंस करके छोड़ दे रहे हैं, छेड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर ये चीज हमने बढ़ाई तो तमाशा हो जाएगा। और वैसे ही सब बहुत डरे हुए थे, हम्म। वहां पे इस तरह की चीजें ऑलरेडी चुकी हम्म। थी, हालत खराब थी सबकी। तो अगर ये चीज और हो जाती तो फिर मुझे नहीं लगता आगे की शूटिंग भी हो पाती। इंक्लूडिंग मी। मैं भी बहुत डरा हुआ था उस हाँ, टाइम पे। तो भाई उनको वहां पे रोक दिया था और मैंने उनको हाँ ये बोल दिया था कि आप चिंता मत करो, यहाँ नहीं छेड़ूंगा, आपके शो तक भी नहीं छेड़ूंगा, शो के बाद में आपकी क्लींजिंग शुरू करूंगा, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ पहले से है, हम्म। ये शो के दौरान नहीं लगी है। खैर होटल में भी हमारी बात बात जब सब लोग बैठे थे तब भी हुई, और लोगों की क्लींजिंग करी, और लोगों पे थोड़ा बहुत चीज़ें निकली, वो सब हटाया। महिमा जी का केस मैंने तब भी नहीं छेड़ा, सबकी क्लींजिंग कर दी, एक उनका छोड़ दिया हम्म। कि ये यहाँ नहीं संभलेगा, ये लंबा जाएगा, इसमें सेशंस कई सेशंस लगेंगे। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि महिमा जी अपने घर वापस जाती हैं, हम भी जैसे तैसे अपने घर पहुँच जाते हैं। महिमा जी का मैसेज आता है कि सर आप सेशंस की कह रहे थे। मैंने कहा ठीक है बैठते हैं। अब फर्स्ट डे जब हम सेशन में बैठे तो नेहा साथ में थी, महिमा जी का सेशन कर रहे हैं। नहीं, फर्स्ट डे नेहा नहीं थी, फर्स्ट डे केवल मैं था, नेहा अवेलेबल नहीं थी। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है महिमा जी शुरू करते हैं। अब जैसे ही मैंने थोड़ी बहुत क्लींजिंग करनी शुरू करी और एंटिटी का प्रभाव देखने के लिए उसको आगे बुलाया कि उनके बॉडी पर एक्चुअली कितना पोजीशन है, तभी तो पता चलेगा जब एंटिटी पूरा आगे आ जाएगी, खुद बॉडी को ड्राइव करना शुरू करेगी। उनकी पूरी बॉडी पजेस्ट थी, पूरी बॉडी पजेस्ड थी और आउट ऑफ कंट्रोल थी। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा कि कोई तोड़ फोड़ करी हो, गाली गलौज करा हो, वो तेजी से हंसी, हम्म। काफी तेज हंसी। मैं समझ गया, मैंने कहा आ गया, तो मैं भी हंस दिया। भाई तुम हंस रहे हो तो हम भी हंसते हैं। मैं बोली करना क्या है, आप बताओ जो करना है आप करो। मैंने कहा देखो ऐसा है कि मैं काम करता हूँ, एक तो आपकी थोड़ी सी प्रोटेक्शन बढ़ाकर एनर्जी बढ़ा देता हूँ, जिससे कि आपको हर्ट ना कर सके, क्योंकि इसको छेड़ दिया है तो ये थोड़ा परेशानी कर सकता है। कल हम बैठेंगे नेहा के साथ, फिर आपका सेशन प्रॉपर करेंगे देख के कि हो क्या रहा है। हम्म। नेक्स्ट डे हम लोग बैठे, जब हमने क्रॉस चेक करा तो उनके साथ में एक तांत्रिक एंटिटी दिखी। हम्म। नेहा ने बताया कि एक भस्म जैसे लगाए हुए हैं और उसकी जटाएं वगैरह बनी हुई हैं, और ये दिख रहा है कि वहाँ शमशान में चिता वगैरह पर बैठकर क्रिया कर रहा है। मतलब जो भी था उसका पास्ट दिखा होगा। तो इतनी हमारे पास आ गई। महिमा ने मुझे एक चीज़ और बताई थी जब हम फर्स्ट सेशन कर रहे थे उससे पहले, कि मुझे ना पता नहीं आंसर्स अपने आप आ जाते हैं। बहुत सी चीज़ें जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, जब सामने आती है ना, सडनली मुझे कहाँ से नॉलेज आ जाती है पता नहीं, मैं बोल देती हूँ रैंडमली और वो चीज़ सही निकलती है। तो वहाँ वो चीज़ मुझे समझ आ गई कि इनको ये नॉलेज एक्चुअली कौन दे रहा है और कहाँ से आ रही है। हम्म। अब जब मैंने क्रॉस चेक करवाया कि ये एंटिटी आखिर इनके पास है क्यों, क्या रीज़न है, ये तांत्रिक ऐसे इतनी आसानी से हवा नहीं घूम रहे हैं कि किसी को भी लग जाए। कुछ एंटिटीज आपको यूं ही चलते फिरते नहीं लग सकती, हम्म। तांत्रिक ब्रह्म राक्षस ऐसे नहीं लगते, चलते फिरते प्रेत व्रेत लग जाए वो अलग बात है। तो मैं तो यहाँ श्योर हो गया था कि ब्लैक मैजिक है। फिर भी मैंने क्रॉस चेक करवाया नेहा से, तो नेहा ने बताया कि हाँ सर ये ब्लैक मैजिक किसी ने किया है इनके ऊपर, और केवल तांत्रिक नहीं,
इसके अलावा भी कुछ और चीज़ है, कुछ शमशानी क्रिया भी आगे चल रही है, लेकिन वो हाइड की हुई है। मैंने कहा चलो वो हाइड वगैरह वाला देखेंगे। अब होता क्या है, उसको तांत्रिक को जैसे ही मैं कोशिश करता हूँ बांधने की, थोड़ा एनर्जी से वीक करने की, कंट्रोल में लेने की, मुश्किल पड़ रहा था। वो भी तो तांत्रिक है। वो भी तो तांत्रिक है, वो कोई छोटी चीज़ नहीं है। एंजल्स को परेशानी आ रही थी। प्रॉब्लम क्या आती है पता है, कुछ एंटिटीज गंदी होती हैं, अपवित्रता की एनर्जी से खुद को बचाती हैं, वहां पर पवित्र शक्ति हाथ नहीं डालती। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो मैं हनुमान जी का कितना भी बड़ा साधक हूँ, वो पवित्र शक्ति है, मेरे लिए नाली में थोड़ी हाथ डाल देंगे। सही बात है। तो कुछ खबीज हो गया जैसे, तो देवता उसको हाथ नहीं लगाते, इसीलिए वॉशरूम और टॉयलेट्स में जाकर वहां ज्यादा मिलता है। तो तांत्रिकों को ये ट्रिक पता है, तो वो क्या करेंगे, आपके घर की प्रोटेक्शन तोड़नी है, आपके इष्ट देवी देवता को पीछे करना है, क्योंकि आप तो पवित्र लोगों देवताओं की पूजा करते हो ना, वो ऐसी अपवित्र एंटिटीज को आगे भेजेगा। पहले वो घर में घुसी और भगवान जहां अपवित्रता होती है उस स्थान को तुरंत छोड़ देते हैं, वो अपवित्र जगह पे रह ही नहीं सकते, वहां से आपकी प्रोटेक्शन घर की टूट जाती है। तो वहां भी यही प्रॉब्लम आ रही थी हमारे केस में कि एंजल्स क्योंकि पवित्रता की एनर्जी से बने हैं और वो अपवित्रता की एनर्जी लेकर चल रहा था, तामसिक क्रियाएं किया हुआ था, तो एंजल्स उसको प्रॉपरली डील नहीं कर पा रहे थे। खैर फॉलन एंजल्स को बुलाया, अगेन फॉलन एंजल्स बहुत अच्छा काम करते हैं पवित्रता की एनर्जी में, बाप हैं वो उनके। ये जो लोग बोलते हैं ना ये ब्रह्म राक्षस और ये अघोरी और ये वो, तो भाई मेरे सामने केस ले आना और मैं काट के दिखाऊंगा कैसे काटते हैं सामने सामने। तो विश्वास है ये, क्योंकि करके दिया है उन्होंने। तो मैंने फॉलन एंजल्स को बुला के उसको कंट्रोल करना शुरू करा। अब हुआ क्या, इतने में हम कर भी रहे थे लेकिन तब भी वो वीक नहीं हो रहा था, क्योंकि ब्लैक मैजिक था। तो मैंने नेहा को बोला, मैंने कहा देखो इसको कहीं ना कहीं से एनर्जी मिल रही है, वो चेक करो, जो हाइड है उसी में आंसर है। उसको अनहाइड करवाया हमने। अनहाइड करने के बाद पता चला कि जिस औरत ने इसको भेजा था, तांत्रिक थी वो भी, वो एक्चुअली इसको मंत्र से एनर्जाइज कर रही थी। ओह अच्छा। हम इसको यहाँ पर वीक कर रहे थे, वो वहां से मंत्र चेंट कर रही थी और यहाँ पर ये स्ट्रांग हो रहा था। अपनी कुछ एंटिटीज वहां भेजी उस औरत के पास, उसकी प्रोटेक्शन वगैरह तोड़ी। प्रोटेक्शन तोड़ने का भी तरीका होता है। होता क्या है, प्रोटेक्शन दो तरह की होती है, एक जो नेगेटिव एंटिटीज से बनाई जाती है, एक जो पॉजिटिव एंटिटीज से बनाई जाती है। मैक्सिमम जो तांत्रिक होते हैं पॉजिटिव एंटिटीज की ही प्रोटेक्शन प्रेफर करते हैं, नेगेटिव वाली क्योंकि इजीली टूट जाती है। पॉजिटिव प्रोटेक्शन तोड़ने का फिर वही तरीका, मुझे तो इनकी ट्रिक पता है, अपवित्रता की एनर्जी आगे डालो और प्रोटेक्शन उनकी खत्म। और अगर उनके देवी देवता, इष्ट देवी देवता वगैरह होते हैं, वो प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, तो फिर उनके हाथ पैर जोड़ के उनको मनाया जाता है। उनको बोला जाता है कि भाई आपको एक भक्त ने वचन में लिया है सिद्धि में काम करने के लिए, तो दूसरा भक्त आपको ये बोल रहा है कि आपको मैं वचन मुक्त और बंधन मुक्त करता हूं, तो अब आप इसके लिए काम मत करना। तो जब एक भक्त के वचन के लिए वो बंध गए, उसके वचन में उसके हेल्प करने के लिए, तो दूसरे भक्त के वचन पर वो फ्री भी हो जाते हैं, वो अपनी प्रोटेक्शन फिर हटा लेते हैं। हमने यही प्रोसेस वहां पर करा, उसके देवी देवताओं को वहां से फ्री करा रिक्वेस्ट करके, और उसकी जो नेगेटिव सिद्धियां थी वो तो काट दी थी वहीं तुरंत तुरंत, प्रेत वगैरह जो भी थे, और फिर उसके ऊपर फॉलन एंजल से अटैक करवाना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, वो बिजी हो गई इसमें। अचानक से आप ये मानकर चलो कि आपकी यहाँ पे शक्तियां सारी चली जाएं जो आपके लिए काम करती है, तो आप तो खाली बैठे हो ना, और सामने आपके इतनी बड़ी बड़ी एंटिटीज खड़ी हैं, अटैक कर रही हैं आपके ऊपर, तो अब आप मंत्र चैंट करके उसको थोड़ी एनर्जाइज करोगे, आप खुद को बचाओगे पहले। एग्जैक्टली। वो खुद को बचाने में लग गए, इधर हमने तांत्रिक काट दिया उतनी देर में, वो तांत्रिक वहां से हटा। अब जितना हमारा ये काम हो गया, अब देखो वो औरत तो एक जिंदा औरत है भाई, हमें वो चीज ना आती है, और मुझे पता नहीं कैसे करते हैं कि इंसान को कैसे मार देते हैं लोग। तो हमारे लिए तो इतना ही होता है कि हमने उसको वहां पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया, उसकी शक्तियां खत्म कर दी। तो हमने माना कि अब ठीक है, अब ये केस यहाँ पे खत्म हो गया, कोई परेशानी नहीं है। इतने में क्या हुआ, महिमा जी की भी जो मैं क्लींजिंग कर रहा था लगातार प्रोटेक्शन के लिए, तो मैंने उनको कुछ चीज़ें दो चार पूछी, तो उन्होंने बता दी, ठीक बताई। क्रॉस चेक करने के लिए नेहा साथ में थी,
मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है, आपकी थर्ड आई भी हो गई है, आप रखना चाहती हो इसको या नहीं, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि आपने अगर इतने समय उस चीज़ के नेगेटिव इफेक्ट्स झेले, तो आप चाहो तो इसका यूज़ करके लोगों की हेल्प कर सकते हो, फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकती हो, अच्छे काम कर सकती हो, या आप एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हो तो मैं इसको वापस ब्लॉक कर दूंगा। तो थर्ड आई के लिए जनरली कोई नहीं मना करता, सब चाहते हैं मिल जाए। तो महिमा जी ने बोला कि नहीं, इसको मैं रखूंगी और देखती हूँ। मैंने कहा ठीक है। वहाँ हमने सेशन एंड कर दिया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मॉर्निंग में लगभग 8:30 बजे के आसपास मैं उठाऊँ सो के, और मैंने सबसे उठते ही सबसे पहले फ़ोन चेक करता हूँ, क्योंकि बहुत कॉल्स पड़े होते हैं, मुझे यही देखना होता है इतने में कहीं कुछ हो तो नहीं गया। मैंने देखा तो उसमें पता चला नेहा और महिमा जी की कॉल्स पड़ी हैं बहुत सारी। मैंने कहा हो गया कुछ कांड। मैंने तुरंत महिमा जी को कॉल लगाया। मैंने कहा हाँ महिमा जी क्या हुआ। महिमा जी को सांस नहीं आ रही है, महिमा जी बेड पे पड़ी हुई हैं और उनके पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। तो बोल दिए कुछ नहीं सर, 3 बजे से परेशान हूँ और आपको मैंने इतने कॉल लगाए, आपने उठाया नहीं। इवन कुछ किस्मत खराब है कि महिमा जी के ऊपर जब भी अटैक्स होते हैं ना, उसी रात को मैं फ़ोन डीएनडी पे रख के सो रहा होता हूँ। कि मरे। तो पता नहीं क्या है उनकी किस्मत। मैं जनरली नहीं करता हूँ, लेकिन जिस रात मुझे लगता है यार आज मुझे वाकई में रेस्ट की ज़रूरत है और मुझे एक वाइब्रेशन भी नहीं चाहिए, डीएनडी कर दिया। तो हो सकता है एंटिटीज को पता चल जाता है या किसको पता चल जाता है, उस रात उन पे सबसे ज़्यादा अटैक होते हैं। हालांकि वो बहुत संभाल लेती हैं, लेकिन फिर भी अभी कितना ही करेंगी वो। तो उनकी हालत ख़राब थी वहाँ पर भाई। मैंने उनको उठाया। अब मैंने कहा देखना शुरू करो क्या हुआ है। नेहा उस टाइम किसी रीजन से अवेलेबल नहीं हो पाई थी। पहले थी लेकिन उस टाइम पे इधर उधर कहीं हो गई थी। मैंने कहा चलो पहले हम ही देखते हैं। अब उस टाइम हमें बेनिफिट मिला नेहा जी की महिमा जी की थर्ड आई का। अब महिमा जी जब देखती हैं तो बोलती हैं, मैंने कहा क्या दिख रहा है, बोल रही भीड़ लगी हुई है मेरे आसपास। मैंने कहा अच्छा, भेज दिया शमशान। बोले मैं कल कह रही थी ना कि वो टेढ़ी टेढ़ी स्माइल कर रही है, उसने हार नहीं मानी है। 10 मिनट में वो पूरी भीड़ छट गई। महिमा जी को नॉर्मल करा, थोड़ा एक्टिव करा। मैंने कहा हाँ महिमा जी अब ठीक फील कर रही हो। बोली हाँ सर। मैंने कहा अब देख के बताओ क्या दिख रहा है। कह रही वो बैठी हुई है अभी, क्रिया कर रही। क्रिया कर रही है वहां से। और इतने में क्या हुआ है, इनकी एनर्जी, ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा इनके साथ में, इनकी जैसे एनर्जी बॉडी उसके सामने जाके खड़ी हो गई है। मतलब इनकी थोड़ा इतनी एक्टिव हो गई थी, ट्रैवल कर लिया। ट्रैवल हो गई जैसे कि एक तरह से। एस्ट्रल। हाँ, अब एस्ट्रल ट्रैवल उसको कहूँ या क्या कहूँ, डोंट नो, लेकिन वो वहां पर थी। लेकिन कि या खींच ली गई थी। अब जो भी हुआ हो, ये उस समय हमें नहीं समझ आया, क्योंकि हम इतने फास्ट काम कर रहे थे कि हम इन चीजों को इतना ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन हुआ क्या, ये खिंची तो है लेकिन वहां शमशान के बाहर रुक गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने इनको क्रॉस चेक करने को कहा था और ये उसको देख रही थी, तो इनकी एनर्जी, क्योंकि अभी कंट्रोल करना सीख रही थी, सीखी नहीं थी, तो इनकी एनर्जी वहां ट्रेवल कर गई। अब मैंने इन सबको एक चीज बोली हुई है कि कभी भी कोई भी एनर्जी वर्क करो तो पहले मेरे नाम से, मेरे एंजल्स के नाम से रिक्वेस्ट लगाओ कि एनर्जीज हमारी साथ में रहे। तो भाई हमारी एनर्जीज भी उनके साथ थी, मेरी भी एनर्जी साथ थी। हम सबकी एक पर्सनल एनर्जी होती है, आपको दिखे ना दिखे, लेकिन अगर आप थोड़ा भी एनर्जी वर्क में हो तो आप अपनी एनर्जी किसी और के पास भेज सकते हो। थर्ड आई ओपन है तो आप देख लोगे, थर्ड आई ओपन नहीं है तो देख नहीं पाओगे, लेकिन एनर्जी जाएगी जरूर। तो ऐसे ही मेरी भी एनर्जी वहां गई हुई थी, मैं देख नहीं पा रहा था, तो देखने के लिए महिमा जी थी। अब हम शमशान के बाहर खड़े हुए हैं। बोली यहाँ से अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मैंने कहा घंटा इजाज़त कैसे नहीं है। मैंने कहा हमें अंदर जाने दिया जाए। तो बोली वो वहाँ पे माता का मंदिर है, वो माता देख रही है। तो मैंने माता को रिक्वेस्ट लगाई। मैंने कहा माता कृपा करो, ये करो, खुश करो। खुश करा उनको थोड़ा सा, उनको जो भी प्रार्थना वगैरह थी करके। मैंने कहा प्रोटेक्शन हटाओ, मुझे तो आने दो अंदर, ये गलत कर रही है। वचन मुक्त बंधन मुक्त भी करा, प्रोटेक्शन हट गई। अब हम एंटर कर रहे हैं अंदर। अब अंदर का सीन महिमा जी मुझे बता रही हैं। सर ये बैठी हुई है अपने आसन पर, माला पकड़े हुए है, जाप कर रही है, पूरा शमशान जगा रखा है इसने, चारों तरफ एंटिटीज है। माता वहां से मुस्कुरा रही हैं देख के। मैंने कहा माता क्यों मुस्कुरा रही हैं। बोली शायद इसलिए कि आज कुछ
क्लैश होने वाला है आपका या कोई रीज़न होगा, और फिर माता वचन मुक्त भी हुई है। मैंने कहा ठीक है, अब यहाँ तक आए हैं तो छोड़ेंगे तो नहीं। एक्चुअल में उसने मारण क्रिया की थी, और वो इनको देर से पता चला, 3 बजे से पहले कर दी थी उसने, और होते होते हम इतना लेट हो गए कि उनके ऊपर बॉडी पे थोड़े इफेक्ट्स आ चुके थे, हालांकि रिकवर हो गए थे। अब उसने अपने चारों तरफ सराउंड कर रखे शमशान की एनर्जीज और एंटिटीज। फिर वही, जब कुछ नहीं मिलता मुझे, फॉलन एंजल्स और डार्कनेस की एनर्जी बुलाई मैंने साथ में। वो एंटिटीज सारी हमने साइड में करी, सारी लॉक करवाई। फिर उसकी अब एक एक चीज उन्होंने इतने में बोली कि इसके साथ में सर एक और बैठा हुआ है, एक लेफ्ट में, वो हाइब्रिड है, वो इंसान और जानवर जैसा है। एक राइट साइड में बैठा हुआ है, वो ब्रह्म राक्षस है, और वो ब्रह्म राक्षस इसको कुछ बता रहा है। मैंने कहा यार ये गुरु है इसका, ये ब्रह्म राक्षस इसको सिखा रहा है और हेल्प कर रहा है एनर्जी वर्क में। तो सबसे पहले तो उसने जो भी आदेश दिया, वो जो हाइब्रिड एनर्जी थी वो आगे आई अटैक करने के लिए, तो उसको हमने वहां पे खत्म कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। अब बात आती है उसकी सिद्धियों की। सिद्धियां उस पर ज्यादा नहीं थी क्योंकि नेगेटिव क्रियाएं थी उसकी। तो जो माता की शक्ति थी वो हमने प्रेयर वगैरह करके उनको भी और कर दिया, जो अलग स्वरूप थे। साथ ही माहौल ऐसा डरावना हो रखा था कि वहां पर ऐसा लग रहा था 25-30 चिताएं जल रही हैं पूरे शमशान में। मतलब एक्टिव किया हुआ था उसने, और एंटिटीज यहाँ से वहां भाग रही हैं, हवाएं सी चल रही हैं, ऐसा उनको एनर्जी लेवल पर दिख रहा था। अब क्या हुआ है कि इसकी सिद्धियां खत्म करी, सिद्धि खत्म करने के बाद इसकी जो मंत्र एनर्जी थी, ये अपनी मंत्र एनर्जी हम पर यूज करने की कोशिश कर रही थी, पर उसको हम न्यूट्रलाइज कर दे रहे थे। देखो अल्टीमेटली एनर्जी ही है। मंत्र से आप वाइट एनर्जी या ब्लैक एनर्जी की फॉर्म को क्रिएट करते हो चैंटिंग से, और हम किसी और सोर्स से उसको उससे ज़्यादा एनर्जी लगा के न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बेसिक सिंपल प्रोसेस है। उसकी वो मंत्र की एनर्जी न्यूट्रलाइज कर दी। अब हुआ क्या कि जैसे ही उसकी वो वाली शक्तियां जो आसपास की थी, उसने देखा कि वो जो हाइब्रिड था वो खत्म हो गया है, ये जो शमशान की शक्तियां वो लॉक हो गई हैं, माता की जो इसके साथ शक्ति थी वो अब साथ नहीं है इसके, तो एक ब्रह्म राक्षस बचा। हमने कहा अब इस ब्रह्म राक्षस को खत्म करना है, इस पे अटैक करना शुरू किया जाए, इसको पकड़ना शुरू किया जाए। अचानक से ये बोलती है, उसके आगे हवन कुंड रखा है, उसमें कूद गया वो ब्रह्म राक्षस। एक्चुअल में वो जो हवन कुंड था वो एक पोर्टल की तरह काम कर रहा था उसके लिए, क्योंकि हवन से ही जागृत किया होगा उसको, उसी में से प्रकट हुआ होगा, तो पोर्टल बनता है। हर यंत्र जो बनता है ना, हम जो यंत्र देखते हैं देवी देवताओं के या किसी भी चीज के या पेंटाग्राम वगैरह, ये एक पोर्टल का ही काम करते हैं डिमेंशंस के बीच में। मैंने कहा यार अगर इसको आज छोड़ दिया तो इसने मारण क्रिया करी है बहुत खराब, ये छोड़ेगा नहीं। मैंने कहा अब चलेंगे, हम हवन कुंड में चलेंगे साथ में। फॉलन एंजल्स को साथ लिया, लोअर डिमेंशन तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। फॉलन एंजल्स को लेके उसमें लोअर डिमेंशन में चले गए। अब अंदर का नज़ारा वो बता रहे हैं, सर चारों तरफ आग लगी हुई है, ऐसा लग रहा है लावे की नदी बह रही है, और पूरा अलग ही लाल रंग का एक एटमॉस्फेयर है। अगर हम नर्क, बिल्कुल एग्जैक्टली सही शब्द यही है। लेकिन वहां कोई और एंटिटी नहीं थी उसके अलावा, अकेला वही दिखा। कोई दिक्कत नहीं, अपने फॉलन एंजल्स चले गए, फॉलन एंजल्स ने उस पर अटैक करना शुरू करा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, वो अपने डिमेंशन में ज्यादा स्ट्रांग था, उसको वहां से एनर्जी मिल रही थी, उसका रीजन ही ये था वहां जाने का। कहते थे ना एक पुराने टाइम में, हमने रामायण वगैरह में है तो उसको कि ये इस टाइम पर अपने इस पूजा को करे हुए या इस क्षेत्र में है तो उसको हराया नहीं जा सकता, या रात होने के बाद नहीं हराया जा सकता। तो उस तरह का कोई अपने घर में था, अपने इलाके में, वो अपने घर में था और वहां से उसको एनर्जी मिल रही थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ खत्म नहीं हो रहा, इसको बांध के निकालो बाहर। तो थोड़ी मशक्कत करनी पड़ गई, लेकिन उसको बांध के फिर बाहर खींच के लाए, उसको फिर एनर्जाइज करके न्यूट्रल करा, न्यूट्रल करके फिर उसको खत्म करा। तब वो औरत फूट फूट के रोने लग गई जो तांत्रिक थी। अब जाकर उस औरत ने फिर हार मानी लास्ट में, जो तांत्रिक थी। अब वो फूट फूट के रो रही थी अपना मुंह छुपा के, क्योंकि फाइनली अब उसके पास कोई शक्ति बची नहीं थी। अब यहाँ पर आकर फिर हमें सेटिस्फेक्शन हुआ कि अब महिमा जी सेफ है और अब इनके ऊपर वहां से कोई क्रिया नहीं होगी। उसके बाद फिर उनको थोड़ा लगा कि मुझे
अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए ये सब चीज़ें थोड़ी सीखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वो रह चुकी हैं। तो ज़रूरत महसूस हुई, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जो उनको ये गॉड गिफ्ट मिला है, जो उनकी सफरिंग रही है, उसके रिजल्ट में उन्होंने जो चीज़ पाई है, उसको वो दूसरों की हेल्प करने के लिए यूज़ करना चाहती थी। तो वहाँ से फिर उन्होंने हमारी टीम में एक बहुत अच्छी जगह बनाई एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइकिक मीडियम। और उसके बाद बहुत सारे डिफ़िकल्ट केसेस को सॉल्व करने में उन्होंने हेल्प करी। भाई थोड़ा सा बस जानकारी के लिए जानना चाहते हैं कि कितनी है फीमेल्स जो टीम में? जो एक्टिव फीमेल्स हैं वो 5 हैं, हम्म। और ज़रूरत पड़ने पर एक बैकअप टीम भी है। आप लोगों के सामने हम अब फर्स्ट टाइम साइकिक अपने कुछ लाए हैं, लेकिन एक बैकअप टीम भी है जो एक्चुअली सामने नहीं आना चाहते, वो भी स्ट्रांग है, लेकिन ड्यू टू सम फैमिली रीजंस, पर्सनल रीजंस, वो खुद को, क्योंकि लोगों का ना अभी भी इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा एक अलग परसेप्शन है। अगर कोई हीलिंग कर रहा है तो वो बोलेंगे अरे ये ब्लैक मैजिक। अब फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे लगभग सभी लोग जानते हैं कि भाई मैं कुछ ऐसी चीज़ करता हूँ। अब कोई पार्टी वार्टी में मिलता है तो बोलता है बेटा आप क्या करते हो, तो मेरा दिमाग घूम जाता है, अब ये मुश्किल सवाल आ गया। उतारा करता हूँ। तो मैं अब क्या बोलूँ, मैं अब नहीं बोल सकता भाई, मैं झाड़ फूक तो नहीं बोलूंगा कि झाड़ फूक करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ मैं हीलर हूँ। तो है ये क्या होता है, मैं एंजल हीलर हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, इसमें क्या होता है? इसमें हम एंजल्स को बुलाते हैं और ब्लैक मैजिक खत्म करते हैं, भूतों को हटाते हैं। एंजल होते हैं, भूत प्रेत होते हैं। तो भाई लोगों का ये परसेप्शन है, तो इसलिए बहुत सारे लोग सामने नहीं आना चाहते। भाई आज तक जितने फैंस हमारे मिलते हैं, रोड पे भी मिल जाते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं, वो खुद ये बोलते हैं आप भूतों की वीडियो बनाते हो। उनको हॉरर समझाना ऐसा होता है, हॉरर कंटेंट क्रिएटर है, हॉरर जॉनर में उनके लिए यही है, भूत प्रेत की वीडियो बनाते हैं। आपका तो मैं समझ ही सकता हूँ कितना मुश्किल होगा एंजल हीलर। उनके लिए तो एंकल हीलर, पता नहीं क्या क्या आ जाता होगा उनके दिमाग में। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझसे पूछा है और मैंने अगर बोला है तो उसने क्रॉस क्वेश्चन ना किया हो। वो समझ सकता हूँ मैं। और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मैं क्या बोलूं। अच्छा, वैसे जैसे आपने बताया कि फीमेल एक्टिव जो है, तो सब में क्या क्या एबिलिटीज है, थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, ऐसा होता है कि जैसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग। लेकिन आप कह रहे हो कि आप बिल्कुल सच बताओगे जो मैं पूछूंगा? बिल्कुल। ठीक है। जैसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही हर इंसान की एनर्जी भी अलग अलग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एक बहुत अच्छा हीलर हूँ, पर आप ऐसा मीडियम? ऐसा लोग मानते हैं। हाँ। लेकिन मैं एक मीडियम ही हूँ, मैं तरस रहा हूँ उस शक्ति के लिए। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, नेचर या गॉड कुछ भी कह लो, किसी एक इंसान को बहुत सारी शक्तियां नहीं देते हैं। तो हमारी टीम का मतलब ही यही है कि मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो सबकी कहीं ना कहीं किसी चीज़ में कुछ चीज़ें ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, किसी पॉइंट पर वो लैक करते हैं, वीक होते हैं, तभी तो मिलकर एक टीम बनती है ना। और मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें एक्चुअली मुझे ऐसे बहुत सारे लोग चाहिए कि जब मैं जाऊंगा ना दुनिया छोड़ के, तो एटलीस्ट कम से कम 100 ऐसे हीलर्स तो खड़े करके जाऊं जो आगे ब्रांचेस बनाते रहें और आगे काम करते रहें। जैसे कि आपने बताया कि हीलर्स में एक तो महिमा जी है, एक नेहा जी है, अर्पिता जी हैं, और कौन कौन है? एक नाम तो नहीं लूंगा, वो उसमें है ना, हाँ, तो एक जो जो है जयपुर की मैम है, एक मुंबई की मैम है, हम्म। दो ये हैं। और एक फीमेल मेंबर्स में तो अभी इतने ही हैं। ठीक है, अब आपने बोला था सच सच बताऊंगा। हाँ, सच बताऊंगा। आपकी नज़रों में इनमें सबसे पावरफुल और सबसे यूजफुल कोई एक सिंगल नाम? सबसे पावरफुल और सबसे यूजफुल कोई एक सिंगल नाम डिपेंड करता है इस नहीं नहीं, चीज बस पर। एक नाम। महिमा। महिमा जी? क्या आपको लगता है कि ये इस टाइम पे सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा एग्जैक्टली यूजफुल है? उसका रीजन है। तो उन्होंने वो चीजें सही हैं जो एक इंसान सहकर नहीं निकल सकता। और जो इतना सहकर निकलता है ना चीजों को, उसको कहीं ना कहीं रिटर्न में नेचर कुछ एक्स्ट्रा चीज भी देती है। हम्म। तो अगर कोई ये सोचे, मेरा टीम मेंबर, मैं सबके सामने भी बोलता हूँ कि महिमा जी सबसे स्ट्रांग हैं, तो मैं पलट कर, ऐसा नहीं पीछे बात हुई है, हम्म। तो मैं पलट कर ये बोलता हूँ कि आप पहले उनके जितना खो के देखो। हम्म।
उनसे जो छीना है नेचर ने, जो लाइफ में उनको कष्ट दिए हैं, आप बहुत सुखी हो, तो आपको उसके हिसाब से पावर्स मिली। मैं आज एंजल हीलर हूं, तो मैंने बचपन से वो चोटें खाई थी, तब मैं बनाऊं। आप मेरे जितनी चोटें खाओ, आप भी बन जाओ। सही बात है। फिर महिमा जी के बाद दो था, सेकंड और थर्ड। महिमा जी के बाद अगर मैं देखो, अलग अलग डिस्क्रिप्शन देता हूँ। अगर फाइटर की बात करूं मैं, भाई तो नाम, बस नाम। हाँ नहीं, देखो यूज है अपना अपना। पहले नाम फिर यूज। जैसे बात करूं मैं अर्पिता की, वो सेकंड नंबर पे। वो फाइटर है। सेकंड नंबर पे। हाँ, हम्म। उसका क्या सीन है अर्पिता का, कि अगर मुझे ये लग रहा है ना कि किसी जगह पर मुझे अपनी जगह किसी को फाइट करने के लिए कि भेजना है, कि वो एक कदम नहीं हटेगी पीछे, वो वेट नहीं करेगी, वो खत्म हो जाएगी वहां पे, पर बैक स्टेप नहीं है। बैक वो कदम नहीं खींचेगी, वो ऐसी है। फिर थर्ड पे। वो है। अगर विजन की बात करें हम, नाम, पहले नाम। नैना जी जो है। नैना जी। हाँ, जो थर्ड आई ओपनिंग सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी जो हमारी टीम में है, उनको नेगेटिव एनर्जी टच नहीं कर सकती, इतनी अच्छा पॉजिटिविटी जी। है। उन पे अटैक्स ही नहीं होते, कभी अप्रोच ही नहीं कर पाते। देखो, हम एक टूल्स हैं, आपको जहां पर रेंज का यूज करना है, वहां पर आप पेचकस नहीं चला। पेचकस नहीं चला सकते हो। तो हम कंप्लीट टीम है ही इसीलिए, क्योंकि हम एक दूसरे की जो वीकनेस है उसको कवर करते हैं, एक दूसरे को बैकअप करते हैं, स्ट्रेंथ बनते हैं। जो मेरी सबसे पुरानी हीलर है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस नेहा है। और फर्स्ट टाइम जब मेरी एंजल से कनेक्टिविटी बनी थी, तो वो नेहा के मीडियम से ही बनी थी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है भाई, कैसे मतलब? ऐसा था कि जिस टाइम पर मैं डिस्कवर कर रहा था, क्योंकि मेरी थर्ड आई तो ओपन थी नहीं, मैं जो हीलिंग प्रोसेस कर रहा था वो एग्जैक्टली कह सकते हैं एक एक्सपीरियंस बेस्ड कर रहा था। अब मुझे अपनी पावर्स पूरी एक्सप्लोर करने के लिए मैं भटक रहा था कि मुझे एक कोई गुरु मिल जाए, या मुझे कोई एक तरीका मिल जाए कि मैं एक्सप्लोर कर सकूं। तब नेहा का सीन आया था, उसके संग कुछ परेशानियां थी, मैंने हीलिंग वगैरह करी थी। जब मुझे पता चला नेहा को दिखता है, तब मैंने फर्स्ट टाइम नेहा के थ्रू एंजल से कम्युनिकेट किया था। और वो कम्युनिकेशन बढ़ने के बाद में फिर मेरी वहां से एनर्जीज बढ़नी शुरू हुई। तो उसकी कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग है कि बड़ी से बड़ी पॉजिटिव से पॉजिटिव एनर्जीज उसके थ्रू बहुत इजीली कम्युनिकेट करती हैं। और मुझे जब भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है एक हायर एनर्जी से, एंटिटी से, तो फिर मैं उसको आगे लेता हूँ। आप हमेशा दिव्यांशु भाई को बुलाते हैं, दिव्यांशु भाई आते हैं, तो इस पॉडकास्ट को उतना ही प्यार देना जो हमेशा आप देते आ रहे हैं। और फिर मैं एक बार दोबारा दिव्यांशु भाई के पास जाऊंगा कि अगर वो कुछ लास्ट में आपको बोलना चाहे तो। आप सभी ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है जो मुझे कभी एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने वो समय भी देखा है कि जब अपने खुद के लोग भी कभी ये सोचते थे कि ये शायद क्या पागल हो गया है, इसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाए। उस समय मेरे पास में सिर्फ एक विश्वास था कि नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, बस मुझे समझने वाले लोग नहीं है। और उस टाइम एंजल्स ने मुझे कुछ मैसेज दिया था कि आप अब बस काम शुरू करो, फ्रंट में आ जाओ। तब तक मैंने अपने हाथ खींचे हुए थे। लेकिन उसके बाद का जो काम था वो आप लोगों ने किया है। आप लोगों ने, मतलब मुझे औकात से ज़्यादा मिला। मैं अगर सीधी बात बोलूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है, तो उसके लिए तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं कितना शुक्रिया अदा करूं। और हाँ, मैं माफ़ी भी एक बहुत सारे लोगों से मांगना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के मैं सेशंस नहीं कर पाता हूँ, रिप्लाईज नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मैं इंसान ही हूँ, लिमिटेशंस हैं। और मेरा ये मानना है कि करने वाला भगवान है। अगर आपका अच्छा करना है तो वो किसी के भी माध्यम से करवा देगा। उसके लिए आपको एक देवांशु पाठक की ज़रूरत नहीं है। आप सही जगह पहुंच जाएंगे, कहीं भी पहुंच जाएं। तो अगर ऐसा लगता है मेरी तरफ से कुछ भी कि मैं आपको उस तरह से डील नहीं कर पा रहा, आप उम्मीदों से आते हैं, तो मैं एडवांस में आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। तो भाई जैसे एक टीममेट आपकी आई थी महिमा, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो उनसे पूछा गया था कि जैसे नॉर्मली कोई इंसान अपनी स्कैनिंग करवाना चाहता है, जानना चाहता है कि उसके साथ कोई दिक्कत है या नहीं है, तो फिर उन्होंने बताया था कि एक चार्ज होता है 2222 रुपये, जो कि उनका पर्सनल है। मतलब वो पर्सनली चीज़ें देख के बताती हैं। तो ये ऐसा है कि सिर्फ वो पर्सनली बताती है, फिर अगर आप पे आना चाहे तो 2222 रुपये से अलग कुछ देना पड़ेगा, या वही चार्ज होता है? एक्चुअली क्या है, सामने वाले का पर्पस क्या है। हम्म। अगर देखो, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन क्या होता है, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मैसेजेस आते हैं,
सर ये लड़की है, ये मेरे को 4 दिन से फ़ोन नहीं कर रही है, हफ्ते भर से फ़ोन नहीं कर रही है सर, अब आप बताओ कि करेगी या नहीं करेगी। भाई इसके लिए नहीं बैठे हम, हम्म। ज़्यादातर यही आ रहे हैं। हम्म। तो अब फॉर एग्जाम्पल वो मान लो पैसे देने को भी तैयार है, तो भाई मेरा वो काम नहीं है, हम्म। मैं रीज़न नहीं बता सकता। हम्म। तो उसके लिए महिमा जी हैं, हमारी टीम मेंबर्स हैं, हम्म। आप उनसे कनेक्ट तो करिए। महिमा बता देती है आएगा नहीं आएगा। वो आपकी रीडिंग्स निकाल देंगी, कहाँ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्या रीज़न है। आपने गलती करी है तो आपको बता दिया जाएगा, उसकी तरफ से गलती है तो बता दिया जाएगा, कुछ उसमें अगर सुधार हो सकते हैं तो वो बता दिए जाएंगे। हम्म। कुछ और फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई हमारा शादी का रिश्ता आया हुआ है, हमें करना चाहिए या नहीं, एनर्जी अलाइन कर रही है या नहीं, आप बिल्कुल रीडिंग करवाइए। रीडिंग के लिए आपको मेरे पास नहीं आना है, हालांकि मैं रीडिंग कर देता हूँ लेकिन मैं उन लोगों जितना अच्छा नहीं हूँ। तो उसके लिए उनसे बात करनी चाहिए, वो रीडिंग्स आपको निकाल के दे देंगे जो आकाशिक रीडिंग्स हैं। लेकिन जहाँ बात पैरानॉर्मल किया जाती है, जहाँ रिस्क हो जाता है, वहाँ पर फिर हमेशा ही मैंने सबको मना किया हुआ है कि आपको अकेले कहीं भी हाथ नहीं डालना है जब तक कि मैं साथ में नहीं हूँ। लेकिन महिमा जी रेडी है। नहीं, कोई नहीं डालता एक्चुअली, जब तक बहुत इमरजेंसी नहीं है, और वो भी आपस में ही टीम मेंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और जहाँ तक चार्जेस की बात है, तो मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर जैन में मेरा एक पॉडकास्ट आया था, उसके बाद मैंने लगभग 7 से 8 महीने फ्री हीलिंग की थी, किसी से 1 रुपया नहीं लिया था, जो मैंने सैकड़ों हीलिंग करी थी। लेकिन उसके बाद में मैंने जब लोगों का एक रिस्पॉन्स देखा ना, कि मतलब दुनिया है कैसी, वहां से थोड़ा मेरा चेंज हुआ। मैंने कहा यार, मैं किन लोगों के लिए कर रहा हूँ, मैं क्या मांग रहा हूँ। मैं ठीक कर रहा हूँ आपको, ठीक है, लेकिन बदले में एक चीज़ मांग रहा हूँ कि आप ये करो, वो भी आपके भले के लिए, कि आप नॉनवेज खाओगे, आप एनर्जी सेंसिटिव हो, आपको नुकसान होगा, आपसे वो भी नहीं हो रहा, फिर आप पलट के गायब हो जाते हो। फिर कुछ पर्सनल ऐसे मेरे इंसिडेंट हुआ कि मेरे फादर को कुछ हेल्थ इश्यूज हुए, एडमिट वगैरह हुए, तो मैंने कहा यार पैसा भी ज़रूरी है, और मैं ही हूँ और कौन है फैमिली में। फिर टीम को भी मैनेज करना है साथ में, रिस्क हम लेते हैं। अक्सर कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी के ऊपर मारण क्रिया हो रखी है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम, क्योंकि वो इंसान इतना वीक हो चुका है कि वो झेल नहीं पाएगा, जितने में हम न्यूट्रल करेंगे कुछ का कुछ हो जाएगा, वो मारण क्रिया में अपने ऊपर लेता हूँ, फिर उसको न्यूट्रल करता हूँ। हमारा तो दिन रात लाइफ थ्रेट है, तो डेली ये अटैक्स होते हैं। तो वो भाई अगर हम चार्जेस लेकर किसी को ठीक कर भी देते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई बुराई नहीं है। अब ऑडियंस को थोड़ी सी क्लैरिटी देते हैं। 2222 रुपये स्कैनिंग, बिल्कुल। कोई बड़ी एंटिटी उसका चार्ज? एक्चुअली उसमें ये रहता है कि जो आपका वीडियो सेशन रहता है वो अप्रोक्स 40 to 60 मिनट्स का होता है। हम्म। उसमें मैं रहता हूँ, हमारी कोई साइकिक टीम मेंबर रहती है, और उसमें आपका पूरा ऑरा क्लींजिंग, चक्र अलाइनमेंट, आपके साथ कोई एंटिटी का अटैचमेंट है या नहीं, पोजीशन है या नहीं, अगर है तो हम उसको सामने लाकर दिखाते हैं। ठीक है। और अगर कोई बड़ी एंटिटी है उसका सॉल्यूशन अगर हो तो? उसके बाद डिपेंड ये करता है कि आपके सेशंस कितने लगेंगे, हमारा काम उसमें कितना है। अगर केवल इतना काम है कि भाई एक नॉर्मल सी एंटिटी है, तो वो तो हम स्कैनिंग में भी हटा देंगे। लेकिन जब हमें ये दिख रहा है कि भाई ब्लैक मैजिक हो रखा है, किसी ने मान लो पिशाच छोड़ रखा है, उसके पीछे तांत्रिक बैकअप कर रहा है, यंत्र लगे हुए हैं, ब्रह्म राक्षस है, हाँ, बेताल है, जो भी उसमें हमें कई सेशंस लगेंगे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग देखकर फिर हम बताते हैं कि भाई देखो आपका इतना आ जाएगा। फिर भी एक आइडिया। आप अप्रोक्स एवरेज अगर लेकर चलो तो वो 3000 पर सेशन के हिसाब से ही पड़ता है। मैक्सिमम ओवरऑल चार्ज? मैक्सिमम ओवरऑल 21,000 मैक्सिमम है हम्म। जो अब तक मैंने चार्ज किया है, उससे ज़्यादा नहीं किया है। ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही, जैसे जैसे टीम बढ़ रही है या मुझे लगता है चीज़ें बढ़ रही हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में बढ़ाने पड़ जाए। जैसा कि मैंने बताया था, शुरू में फ्री भी किया, फिर जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ी तो भाई मैंने वो भी चीज़ बढ़ाई, अब आगे जैसा भी लगेगा। सो दोस्तों आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, और इसी के बाद मैं ये कहूँगा कि अगर आप दिव्यांशु भाई से कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों ही उनका जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। बखूबी उन्होंने बताया, हमेशा की तरफ उसी तरीके से बताया जिस तरीके से हम जानना चाहते हैं, सिंप्लिसिटी के साथ, बहुत क्लियरिटी के साथ, बहुत अच्छी तरीके से समझाते हुए उन्होंने सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखा है। तो देखो, जैसे हमेशा आप प्यार देते हो वैसे प्यार देते आना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली ये चाहता हूँ कि दिव्यांशु भाई को दोबारा बुलाया जाए, क्योंकि जब भी आते हैं अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जो नॉर्मली सुनने को नहीं मिलती। एक अलग डायमेंशन, कुछ अलग एंटिटीज़ और कुछ अलग
यूनिवर्स के बारे में, जो चीज़ें सही में ऐसा लगता है कि यार ये तो सीरियसली अभी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि एक अलग ही फाइट चल रही है। और जैसे कि मैंने बताया कि जो चीज़ करते करते लोग ख़त्म हो जा रहे हैं, अब ये इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं कि वो चीज़ें नॉर्मली वो कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास उतना एक्सपीरियंस और उतनी शक्तियां हैं जो चीज़ें वो बता रहे हैं। तो फिर इसी के साथ ये कहूँगा भाई, अब सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो लोग बैक में बैठ के आराम से सोचते हैं कि ये चीज़ें नहीं होती या फिर चीज़ें होती हैं, जिन्हें कन्फ्यूज़न रहता है, ताकि उनको क्लैरिटी मिल जाए कि ये चीज़ें किस तरीके से इंसान को पूरी तरीके से बर्बाद करने तक की शक्ति रखती हैं। इसके बाद यही कहूँगा कि इस चैनल की जो यूएसपी है वो यही है कि हम क्रिएटर्स के साथ सब्सक्राइबर्स को बुला रहे हैं। तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? अगर आपको लगता है यार आपके पास भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट है या आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके साथ हुई है, कोई ऐसी चीज़ जो आपने आप बीती आपके घर परिवार में हुई हो या आपने कहीं सुनी हो, तो आप इसका सदस्य बन सकते हैं इस चैनल का। और उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है। उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है। एक बार टीम रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। फिर हम बैठेंगे सामने और कोशिश करेंगे जनता के लिए कुछ ऐसा कंटेंट ला पाए, कुछ ऐसी अवेयरनेस ला पाए जो किसी की गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। प्रक्रिया सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है। इसके बाद यही कहूँगा, इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, चलते फिरते आप हमें वहाँ सुन सकते हैं। एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलेगा। और जितना ज़्यादा हो सके घर में भक्ति पूजा, जिस तरीके से दिव्यांशु भाई ने बताया, नॉन वेज को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। आपके कल्चर में है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट जो चीज़ें आप कर रहे हैं थोड़ा सा देख के कि कहीं आप गलती से किसी टोटके पे पैर ना रख दें, कहीं आप गलती से किसी ऐसी जगह पे ना चले जाए, गलती से कोई आप ऐसा चैलेंज ना ले लें जो आपके ऊपर भारी पड़ जाए। और एट द एंड काम क्या आता है? भक्ति। भगवान, कुल देवी देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, जितने भी आपके पूजनीय पितर हैं उनको वो स्थान दीजिए, वो रिस्पेक्ट दीजिए जो आपको इन सब चीज़ों से बचा के रखते हैं। और इसके बाद यही कहूँगा, इसी तरीके से चैनल को प्यार देते रहिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।